स्टाइल्स में, लेकिन स्टार्ट वो सोल प्रोप्राइटरशिप से लेता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि यार ये सूटेबल होता है स्मॉल और यंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है जी। क्विक डिसीजन मेकिंग है, बहुत बड़ी बात है इसकी कि जाहिर है एक ही प्रोप्राइटर होता है, वो क्विकली डिसाइड करता है, क्विकली डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, नो लॉस शेयरिंग। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक मसला और भी है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन वैसी नहीं होती जैसी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वन मैन शो होता है, सारा कंट्रोल उसके पास होता है, वही ओनर होता है, वही जो चाहता है वो करता है। ठीक है ना? क्विक डिसीजन तो वो ले लेता है, क्विक डिसीजन तो ले लेता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ डिसीजन डाउटफुल रहता है कि जरूरी नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी का गुड डिसीजन ही ले। ठीक है ना? डिसीजन वो ले लेता है बट ये जरूरी नहीं है कि वो गुड डिसीजन मेकिंग ही करे। ये इसका एक ड्रॉबैक होता है। फिर आते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप क्या होती है? पार्टनरशिप एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक एग्रीमेंट में एंटर होती है दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में। एक एग्रीमेंट होता है दो या दो से ज्यादा लोगों के दरमियान में। ठीक है ना? और उस एग्रीमेंट को हम पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं। ठीक है, और उसमें जो एक्ट एप्लीकेबल होता है, तीन एक्ट हैं पार्टनरशिप में। एक 1892, एक 1907 और एक 2002। वो खैर आप लोगों के कोर्स में नहीं है तो एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। ठीक हो गई ये बात। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, ये भी काइंड ऑफ बिजनेस है। कैपिटल्स भी लोग मिलाते हैं, अपने स्किल भी लोग मिलाते हैं। ठीक है ना? और पार्टनरशिप कंपनी को फॉर्म करते हैं, पार्टनरशिप फर्म बनती है। ठीक है, फायदा क्या होता है? फायदा ये होता है ज्यादा कैपिटल हो जाता है, ज्यादा स्किल्स आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, और नुकसान उसका बहुत बड़ा है कि स्लो डिसीजन मेकिंग होती है। दो की क्वालिटी ऑफ डिसीजन बेहतर हो जाती है क्योंकि दो पार्टनर मिलकर डिसाइड करते हैं, क्वालिटी बेहतर हो जाती है, बट स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग जो है वो स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है पार्टनर्स के दरमियान में, और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो स्पीड ऑफ डिसीजन मेकिंग को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से सम टाइम ये होता है कि टाइमली डिसीजंस नहीं लिए जा सकते, जबकि जरूरत होती है टाइमली डिसीजन लेने की। ठीक हो गई ये बात। कंपनी, अच्छा कंपनी, अगर फर्दर टाइप्स देखा जाए, आप लोगों के कोर्स में शायद नहीं है लेकिन मैं वैसे बता रहा हूं कि दो तरह की होती है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी या लिमिटेड बाय शेयर्स, ये कॉन्सेप्ट क्या है? लिमिटेड का कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि जब कोई भी बिजनेस ग्रो करना चाहता है, कोई भी बिजनेस ग्रो करना चाहता है तो उसे कैपिटल की जरूरत पड़ती है। अच्छा, कैपिटल दो तरीकों से अरेंज किया जा सकता है। एक तो कैपिटल अरेंज किया जा सकता है कि हम बैंक से डेट कैपिटल अरेंज कर लें, यानी कि बैंक से लोन ले लें और अपने बिजनेस को चलाएं। लेकिन लोन लेना रिस्की बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सम टाइम इफ यू आर नॉट एबल टू पे बैक द लोन, तो बैंक आपको डिसॉल्व कर लेता है, आपके एसेट्स खा जाता है। ठीक है ना? आपको काम नहीं करने देता, प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ती जाती हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस बढ़ता जाता है, आपको ज्यादा पैसे इंटरेस्ट की मद में देने पड़ जाते हैं, देने पड़ सकते हैं इवन। ठीक है ना? तो लोग या बड़े बड़े बिजनेसेस फ्लोरिश करने के लिए, ग्रो करने के लिए बैंक को कभी भी फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर नहीं लेते। बैंक ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज सेकंड ऑप्शन ग्रोथ। ठीक है, या डेट कैपिटल जो है वो सेकंड ऑप्शन के तौर पर लिया जाता है, फर्स्ट ऑप्शन के तौर पर डेट कैपिटल नहीं लिया जाता। तो फिर लोग कैसे करें? मतलब मैं अगर बिजनेस को ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे बहुत पैसों की जरूरत है, अगर इतना पैसा मिल जाए तो मेरा तो बिजनेस बहुत ऊपर चला जाएगा, लेकिन मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, मैं बैंक से भी नहीं लेना चाहता। तो फिर एक ये तरीका है कि मैं लोगों से उनके पैसे लूं, उसको अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूं। ठीक है ना? और जब वो प्रॉफिट हो तो उनका शेयर उनको दे दूं। ठीक है, तो इसमें आती है कि फिर क्यों ना पार्टनरशिप बना दी जाए।
ठीक है ना, तो फिर कंपनी की क्या जरूरत है, लिमिटेड कंपनी की क्या जरूरत है। तो ये मैं साथ साथ बताता चलूं कि पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 20 हो सकते हैं, 20 से ज्यादा पार्टनर नहीं होते। तो अब क्या किया जाए, मुझे तो 20 से ज्यादा लोगों की जरूरत है। तो मुझे, मैं क्या करता हूँ, या ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज या बिजनेसमैन क्या करते हैं कि वो लोगों से पैसा लेते हैं, और जब पैसा उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक हो गई ये बात, उस कंपनी को वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। भाई किसके तौर पर रजिस्टर करवा लेते हैं, वो एक लिमिटेड लायबिलिटी के तौर पर रजिस्टर करवा देते हैं। अब इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, इसके पीछे कॉन्सेप्ट ये होता है, क्योंकि देखो पैसा लोगों ने दिया हुआ है, बिजनेस मैं चला आ रहा हूं, तो मेरा तो बहुत कम हिस्सा है, मेरा तो शायद 5% 10% हिस्सा है, बाकी 90% हिस्सा दूसरों का है। लेकिन वो बिजनेस चला नहीं रहे, उनकी जस्ट इन्वेस्टमेंट है। ठीक है ना, उन्होंने तो पैसा दिया हुआ है, उन्होंने जस्ट इन्वेस्ट किया हुआ है, वो बिजनेस के ऑपरेशंस में, डे टू डे ऑपरेशंस में, बिजनेस की रनिंग में इन्वॉल्व नहीं हो रहे। बिजनेस मैं चला रहा हूं। तो अब ओनर्स और लोग हो गए, और ऑपरेटर्स और लोग हो गए। ऑपरेटर मैं हूं, मेरी मैनेजमेंट है, मैंने मैनेजर्स हैं, ये हम मिलकर बिजनेस को चला रहे हैं। ठीक है ना। और ओनर्स वो लोग हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, इस आस पे, इस चक्कर में पैसा दिया हुआ है कि यार यहाँ से पैसे, प्रॉफिट अर्न होगा, प्रॉफिट अर्न होने के बाद हमें रिटर्न मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, पैसे वापस मिलेंगे। अच्छा, अब अगर मैं गलत फैसला लेता हूं, मेरे गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है, मेरी गलत डिसीजन मेकिंग की वजह से कंपनी को लॉस हो जाता है। अब इस लॉस को पूरा कैसे करूं मैं, या मुझे क्या करना चाहिए इस लॉस को पूरा करने के लिए। मेरी गलत डिसीजन की वजह से लॉस हो गया, इसमें ओनर का कोई कसूर नहीं है, जिन्होंने इन्वेस्टर्स जो हैं, जिन्होंने पैसा दिया हुआ है, उनका तो कोई कसूर नहीं है, उन्होंने तो मुझे पैसा दे दिया, मेरी गलती की वजह से पैसा डूबा है, और बिजनेस चला गया लॉस में, और लॉस अब पूरा करना है। तो मैं क्या करूंगा यार, ओनर से पैसे मांगूंगा, ओनर कहेंगे भाई क्यों, हमारी गलती क्या है, हम तो ओनर्स तो हैं, हम ऑपरेटर्स नहीं हैं। हमने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट तो किया, हम बिजनेस चला नहीं रहे, गलती तुम्हारी है, तुम भुगतो। तो इसलिए फिर कर ये दिया जाता है, जब गवर्नमेंट के पास रजिस्टर करवाया जाता है बिजनेस को, कि यार इस बिजनेस के इन्वेस्टर्स और हैं, ऑपरेटर्स और हैं, तो गवर्नमेंट एक फैसिलिटी दे देती है, वो ये दे देती है कि यार चूंकि बिजनेस चलाने वाले और हैं, उसके ओनर्स और हैं, गलती अगर बिजनेस चलाने वालों की, इसकी सजा ओनर्स को नहीं भुगतनी चाहिए। तो इसके लिए वो ओनर्स को एक तरह से प्रोटेक्शन दे देते हैं। प्रोटेक्शन क्या होती है, कि अगर बिजनेस लॉस में चला जाए, इन केस ऑफ लॉसेस, तो ओनर्स को मजीद पैसे बिजनेस में डिपॉजिट कराने की जरूरत नहीं है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए। उनका पैसा जितना बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ हुआ है, उनका पैसा उस हद तक ही लिमिटेड है, उनको लॉस को रिकवर करने के लिए मजीद पैसा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ओनर्स तो हैं, ऑपरेटर्स नहीं है। तो गलत फैसलों की सजा उनको नहीं मिलनी चाहिए। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट होता है लिमिटेड लायबिलिटी का, कि उसमें ओनर्स और होते हैं, इन्वेस्टर्स और होते हैं, और अब ऑपरेटर्स और होते हैं। तो ऑपरेटर्स की गलती की सजा ओनर्स को नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, एक स्टेटस दे देती है कंपनी को, लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी का। ठीक है, ताकि अगर कोई लॉस हो जाए, कोई चीज हो जाए, तो ओनर्स को अपनी जेब से पैसे ना भरने पड़े। ठीक है ना, उस लॉस को रिकवर करने के लिए उनका पैसा जस्ट उस हद तक महदूद है जिस हद तक उन्होंने पैसा बिजनेस को दे दिया, उन्हें फर्दर पैसा एड अप नहीं करना।
ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का, कि उनकी लायबिलिटी, उनके पैसे जस्ट लिमिटेड हैं। इन केस ऑफ लॉस दे आर नॉट बाउंड टू ऐड एनी मनी, एनी वैल्यू इन द कंपनी। ठीक हो गई ये बात? समझ में आ गई ये बात? ये कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लायबिलिटी का। अच्छा, अब बात ये है कि यहाँ से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं, और बहुत सारी चीजें यहाँ से जनरेट होती है ना, कि फॉर एग्जांपल ओनर्स को अगर अपनी बिजनेस का स्टेटस पता करना है, उसकी करंट पोजीशन पता करनी है, इन्वेस्टर्स को पता करना है कि भाई अभी हमारा बिजनेस कहाँ तक पहुंचा, ठीक है, तो वो क्या करें? तो यहां से एक कॉन्सेप्ट एंटर होता है ऑडिटर का, कि ओनर्स, इन्वेस्टर्स वो अपॉइंट करते हैं किसी क्वालिफाइड बंदे को, कि भाई जाओ और वो जो उस कंपनी की पोजीशन है उसके बारे में हमें अपना ओपिनियन दो, कि कंपनी सही अंदाज में चल रही है या नहीं चल रही, या कंपनी है अकॉर्डिंग टू लॉ रूल्स रेगुलेशंस चल रही है या नहीं चल रही, या कोई फ्रॉड, एरर या मिस स्टेटमेंट है। हमें आके जरा अपनी ओपिनियन दो, हमें बताओ कि यार ये दुरुस्त है या नहीं है, ताकि हम आगे फैसला करें। अगर हमने पैसा यहां से निकलवाना है तो हम यहां से निकलवाएं पैसा। ठीक है ना? एक मिनट, पानी पी लो। ठीक है, यहां से फिर ऑडिट का कॉन्सेप्ट आता है, कि वो एक बंदे को, एक क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट को या क्वालिफाइड पर्सन को अपॉइंट करते हैं बिजनेस पर, और उनसे कहते हैं कि भाई जाओ और उस बिजनेस के ऊपर हमें अपना ओपिनियन दे दो। वो फिर उसका काम क्या होता है ऑडिटर का? ऑडिटर का काम ये नहीं होता कि चीजों को ठीक करना, गलत करना, ठीक है ना, उसमें गड़बड़ निकालना। वो जस्ट अपना एक ओपिनियन, अपनी एक राय दे देता है कि हाँ यार ये बिजनेस जो है अकॉर्डिंग टू द लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहा है, या ये बिजनेस अकॉर्डिंग टू द लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं चल रहा। बस वो अपना ओपिनियन देकर साइड पर हो जाता है। ठीक है ना? ये बेसिकली कहानी होती है लिमिटेड लायबिलिटी में। ठीक है, और जो ऑपरेटर्स होते हैं बिजनेस के, जो बिजनेस को चला रहे हैं, बिजनेस को प्रैक्टिकली रन कर रहे हैं, इनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं। और जो ओनर्स हैं बिजनेसेस के, हम इसको शेयर होल्डर कहते हैं। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई? ठीक है ना, इसमें कोई इशू तो नहीं है? सर जी बोले। सर ये तो कहते हैं कि ऑडिटर जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करता है भाई, किधर गलती है, क्या गलती है, इस बारे नहीं, में ऑडिटर। हाँ, ये कौन कहता है आपको? सर काफी बार यही सुने हैं। गलत सुना है। ऑडिटर का काम, एक बात, दो तीन चीजें मैं बता दूं, कि ऑडिटर का काम है ओपिनियन देना। वो ओपिनियन क्या देता है? वो देखता है कि जो बिजनेस है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ रूल्स रेगुलेशंस है या नहीं है। अगर लॉ के मुताबिक है तो वो तब भी अपनी राय दे देता है, अपना ओपिनियन दे देता है। अगर नहीं है तो तब भी वो अपना ओपिनियन दे देता है, बता देता है कि नहीं भाई ये बिजनेस जो है वो लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक नहीं चल रहा। अच्छा, अब जो बिजनेस लॉ रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक ना चल रहा हो तो हम क्या कहेंगे उसको? कि उसमें फ्रॉड है, बस। तो वो इस तरह नहीं बताता, और ना वो इस चीज के लिए अपॉइंट होता है कि वो चेक करे कि इस कंपनी में कितने फ्रॉड चल रहे हैं। नहीं, वो फ्रॉड चेक करने के लिए नहीं अपॉइंट होता भाई। वो अपॉइंट होता है कि बिजनेस का या फाइनेंशियल, जाहिर है बिजनेस का जो रिफ्लेक्शन है वो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही है ना। ठीक है, वो सिर्फ इसके लिए अपॉइंट होता है कि भाई हमें बता दो ये बिजनेस कानून के मुताबिक चल रहा है। अब इफ फॉर एग्जांपल ये होता है ना, समटाइम डायरेक्टर फ्रॉड कर गए, डायरेक्टर ने जो है शेयर होल्डर्स को कह दिया कि यार हमने तो इस साल किया लॉस। अब वो अपॉइंट करे, अच्छा ठीक है यार आपने लॉस किया है, हम और अपना बंदा भेज रहे हैं, जरा हमें उसकी राय चेक करने दें कि वो क्या कहता है। अब वो ऑडिटर आ गया,
उसने सारा का सारा बिजनेस को इवेल्युएट किया, उसकी इंफॉर्मेशन को, उसके सिस्टम्स को, एक एक चीज को, और उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसमें शामिल है। जाहिर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी उसका हिस्सा है, और वो बता देगा कि हाँ भाई ये बिजनेस जो है ना, ये कानून के मुताबिक सही जा रहा है। अगर वो ये कह दे कि कानून के मुताबिक सही जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी ने जो लॉस किया है वो जेन्युइन लॉस है। तो बिजनेस में तो लॉस होते रहते हैं, वो जेन्युइन लॉस है, उसमें कोई फ्रॉड का एलिमेंट, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कानून तोड़ के उन्होंने ये चीज शो की हो। ठीक है ना? तो शेयर ठीक। होल्डर मुतमईन हो जाते हैं। ठीक है, और लॉस हो गया, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल मुसलसल लॉस हो रहा है। अब बिजनेस जो है, जाहिर है कब तक बिजनेस चलेगा? लॉस का मतलब यह है कि अब आपके पास इतने पैसे नहीं हैं कि आप अपने क्रेडिटर्स को, जो आपसे, जिनसे आपने उधार पे माल लिया हुआ है, उसको पैसे वापस कर सको। इसके अंदर आपके पास इतने पैसे नहीं है। लॉस का मतलब तो यही होता है ना, कि बैंक से, क्रेडिटर से, जिनसे माल आपने उधार पे लिया हुआ है, आप जो है इसको पैसे वापस कर सको। ठीक है, अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं भाई बिजनेस के पास। एक तो ये ऑप्शन होता है कि वो कहे कि यार थोड़े से और पैसे दे दो, ठीक है, हम बिजनेस को, इस लॉस को रिकवर कर दें। अब शेयर होल्डर्स की मर्जी, दें दें ना दें ना दें। जबकि एक आम सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा नहीं होता। सोल प्रोप्राइटरशिप में तो ये तक होता है भाई कि अगर आपने लॉस कर दिया, आपके पास पैसे नहीं है कि आप अपने क्रेडिटर्स को दे सको पैसे वापस, तो आपको अपनी जाती जायदाद, पर्सनल एसेट सेल करने पड़ जाएं भले, आप उसको सेल कर दो, आपको पैसे वापस करने ही करने हैं। लेकिन जहां कंपनी के नाम के साथ LTD लिखा हुआ हो या PLC लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो तब जो माल उधार पे दे रहा है उसको भी पता है कि बेटा अगर कंपनी कल को डूब गई, लॉसेस में चली गई, तो ये हमारे पैसे वापस नहीं मिलेंगे। उनको पता होता है इस बात का। ठीक है ना? और वो पैसे देने से मतलब, सर जी जी, सर अगर सोल प्रोप्राइटर्स अगर रजिस्टर्ड हो तो फिर उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है? हाँ, उसका, अच्छा बिल्कुल सही कह रही हैं आप। मैंने कहा ना कि जब इस तरह का कोई सिलसिला होता है ना, जब लोगों से पैसे इकट्ठे करके बिजनेस किया जाता है, तो फिर गवर्नमेंट की परमिशन ली जाती है। गवर्नमेंट परमिशन दे देती है, तो फिर होता ही है कि आप अपने नाम के साथ, ये कंपनी अपने नाम के साथ LTD या PLC या इस तरह की चीजें लिख सकती है। इस तरह की चीजें वो लिख, नाम के साथ वो लिख देती है। ठीक है ना? अब अगर वो नाम के साथ लिखा हुआ है, तो अगर एक बंदा उस ऐसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहा है, माल उधार पे दे रहा है, तो उसको भी पता है कि यार अगर ये डूब गई कल को, तो मेरे पैसे भी डूब जाएंगे, मुझे नहीं मिलने वाले वापस। लेकिन वो मजबूर होता है देने के लिए, अपनी खुशी से देता है, दे। ठीक है। और लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब क्या है? लाइबिलिटी लिमिटेड होने का मतलब ये है कि भाई इन केस ऑफ लॉस, इन केस ऑफ लॉस, तो जो इन्वेस्टर है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई लायबिलिटी नहीं है कि वो उस लॉस को अपने पैसों से फुलफिल करे। उसके पास कोई जिम्मेदारी नहीं है। लॉस हो गया, पैसे डूब गए, गए, जेब से पैसा नहीं जाएगा, ये मतलब होता है। ठीक है, यहीं से फिर ऑडिट का भी कॉन्सेप्ट आता है, फिर यहीं से और बहुत सारे कॉन्सेप्ट निकलते हैं भाई। जैसे फॉर एग्जांपल, ऑडिट कौन कर सकता है? ऐसे गली में चलता फिरता बंदा तो ऑडिट नहीं कर सकता ना। उसके लिए फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे ACCA है, ICAP है, और जगहों पर हैं, CPA है, ये चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट जो हैं, फिर वो ऐसे प्रोफेशनल्स तैयार करते हैं कि जो कंपनी के ऊपर ओपिनियन देते हैं कि वेदर इट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसके लिए फिर जरूरी होता है ना कि ऑडिटर्स को कंपनी का भी पता होना चाहिए, ऑडिटर्स को बिजनेस का भी पता होना चाहिए, ऑडिटर को लॉ, रूल्स, रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड का भी पता होना चाहिए। तो इसलिए तो आप लॉज पढ़ते हो, आगे F4 पढ़ोगे लॉ।
इसलिए पढ़ोगे ना कि आपको लॉज का, रूल्स का, रेगुलेशंस का, स्टैंडर्ड्स का सबका पता होगा, तो तभी आप ओपिनियन देने के काबिल होगे ना। अगर आपको स्टैंडर्ड का नहीं पता, आपको लॉ का नहीं पता, तो आप कैसे ओपिनियन दे सकते हो कि दिस कंपनी इज बीइंग रन अकॉर्डिंग टू द लॉ, रूल्स एंड रेगुलेशंस। ठीक है। और आप, जाहिर है, मैं भी एसीसी क्वालिफाइड मेंबर, आप लोग इंशाल्लाह क्वालिफाइड हो जाओगे, मेंबर बन जाओगे, तो आप लोग ये सब चीजें इसका ना, फिर आप भी ओपिनियन देने के काबिल हो जाओगे। जब आप ओपिनियन देने के काबिल हो जाओगे, तो उसके लिए आपको पहले स्टैंडर्ड्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का, लॉज का, रेगुलेशंस का सबका पता होना जरूरी है ना। ठीक है। इसी तरह चार्टर्ड अकाउंटेंट का कॉन्सेप्ट भी जुड़ा हुआ लिमिटेड कंपनी के साथ ही है, क्योंकि जिन कंपनियों के साथ एलटीडी या पीएलसी लिखा हुआ होता है, वो जो है उनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बेसिकली अपनी बेसिक सर्विसेज उनको दे रहा होता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का पर्पस ही यही होता है कि वो उनको अपनी सर्विसेज दे। फिर यहां से और बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। आप सुनिएगा, भाई कोई ना कोई ऐसा इदारा होना चाहिए ना गवर्नमेंट का, कोई ना कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन होना चाहिए गवर्नमेंट का, जो इन कंपनीज को कंट्रोल करे, इनके मामलात को कंट्रोल करे, ऑडिटर को कंट्रोल करे, देखे कि यार क्या चल रहा है। वो अपने कंट्रोल अलहदा से भी रखता है। इस तरह का इदारा, जो गवर्नमेंट की इस तरह की अथॉरिटी जो होती है ना, पाकिस्तान में वो अथॉरिटी कहलाती है SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ACCP। और वही अथॉरिटी यूके में कहलाती कंपनीज हाउस, जो कंपनीज को कंट्रोल कर रही होती है, उनके मामलात को, उनकी चीजों को कंट्रोल कर रही होती है, जो लाइसेंस दे रही होती है बेसिकली बिजनेसमैन को। वो लाइसेंस देती है कि आप जो है पैसा लो इन्वेस्टर से और बिजनेस चलाओ। लेकिन ऐसे नहीं लाइसेंस मिलता, जाहिर है पूरी इंक्वायरी होती है, पूरा सिस्टम होता है, तब जाके। ये तो ना होना कि कोई फ्रॉडिया आके लाइसेंस ले और लोगों से पैसे इकट्ठे करे और लेकर भाग जाए। नहीं, ऐसा नहीं होता सर जी। इसका SECP को क्या फायदा होता है? SECP को क्या फायदा होता है? बेटा SECP कौन होता है? गवर्नमेंट का इदारा होता है ना। जी सर। तो गवर्नमेंट का इदारा है, उसको फीस मिलती है। हर कंपनी SECP को फीस देती है ना। जी। ठीक है तो गवर्नमेंट का इदारा समझ लो, एक तरह से समझ लो, समझ लो कंपनीज की पुलिस है ये, जिसका काम है लॉ को मेंटेन करना कंपनीज के अंदर। ठीक हो गई ये बात। जी। तो इसी से फिर और कॉन्सेप्ट भी आते हैं भाई। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक कॉन्सेप्ट आता है जो हमने आगे पढ़ना है, कि भाई कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए, क्योंकि दुनिया में बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं इसी चक्कर में, इसी कंपनीज के चक्कर में बड़े बड़े फ्रॉड हुए हैं। डायरेक्टर्स फ्रॉड कर जाते हैं। डायरेक्टर कंट्रोल करने का जो सिस्टम होता है ना, वो कहलाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिससे डायरेक्टर्स कंट्रोल किए जाते हैं। और डायरेक्टर्स वही ऑपरेटर्स जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बड़ी मजे की बात बताऊं। ये जो बिजनेसमैन लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं कि भाई हमें पैसे दो, हम आपके पैसे को बिजनेस में लगाएंगे, और जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट आपको शेयर करेंगे, जिसको हम आमतौर पर डिविडेंड वगैरह भी कहते हैं। अब डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं, जो बिजनेस रन कर रहे हैं, वो दो तरह के लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं। या तो वो अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव से पैसा इकट्ठा करते हैं, या वो फिर बाकी दुनिया से भी पैसा इकट्ठा करते हैं, उनको हटा के सबसे पैसा लेते हैं। अगर डायरेक्टर्स ऐसी कंपनी बनाए कि जिसमें सिर्फ उनके दोस्तों का, उनकी फैमिली का, फ्रेंड्स का, इनका पैसा शामिल है, तो ऐसी कंपनी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। और जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है ना, वो अपने नाम के साथ क्या लिखती है? वो अपने नाम के साथ LTD लिखती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यूके में
अपने नाम के साथ यूके में, नॉट इन पाकिस्तान, यूके में अपने नाम के साथ एलटीडी लिखती है, मतलब फॉर एग्जांपल एक कंपनी के नाम के साथ एलटीडी लिखा हुआ है यूके में, तो लोग समझ जाएंगे भाई ये तो फ्रेंड्स एंड फैमिली के ही मेंबर्स हैं जिन्होंने पैसा दिया हुआ है बिजनेस रन करने के लिए। और जो अगर फ्रेंड्स एंड फैमिली के अलावा कोई भी किसी ने भी पैसा दिया हुआ है, मतलब कोई भी शख्स हो सकता है, नॉट जस्ट फ्रेंड एंड फैमिली, तो ऐसी कंपनी अपने नाम के साथ लिखती है पीएलसी। क्या लिखती है? पीएलसी। पीएलसी स्टैंड फॉर पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अपने नाम के साथ वो पीएलसी लिखती है। ठीक है, तो एलटीडी और पीएलसी। अच्छा, अब यहां से अब ये जो पीएलसी वाला चक्कर है ना, इसने तो काफी सारे बिजनेसेस को और भी इकट्ठा कर दिया भाई। जैसे स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसी मार्केट है कि जिसके अंदर जो कंपनीज पीएलसी होती हैं, पब्लिक लिमिटेड कंपनीज जो होती हैं, उनके जो शेयर्स होते हैं ना, वो ट्रेड हो रहे होते हैं पीएलसी में। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं पीएलसी के अंदर। शेयर्स कैसे ट्रेड होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, चलो ये भी मैं बता देता हूं कि फॉर एग्जांपल भाई एक बंदे ने किसी को पैसा दिया कि भाई चलो ये बिजनेस में आप लगाओ और बिजनेस चलाओ। उस बंदे ने बदले में उसको जो है ना वो दे दिए, एक शेयर सर्टिफिकेट दे दिया। ठीक है, अब उसे फॉर एग्जांपल जरूरत पड़ गई कुछ पैसे की। उसने कहा यार अब ये पैसे का मैं क्या करूं, मैं कंपनी के पास जाता हूं तो वो तो कहेंगे भाई हमने तो शेयर दे दिए, अब हम आपको डिविडेंड तो दे सकते हैं, हम आपका पैसा आपको वापस नहीं कर सकते। अब वो क्या करे? तो उसके लिए बेसिकली इस तरह से एक मार्केट्स बनाई गई हैं जिनको हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, कि जहां पर इस तरह की जो कंपनीज होती हैं ना, इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, ठीक है, वो अपना पैसा अपन वापस लेते हैं और अपने शेयर किसी और को दे देते हैं। मतलब आप देखो, कंपनी पैसा वापस नहीं दे रही, आप क्या कर रहे हो? आप अपने शेयर किसी और को बेच रहे हो, उससे पैसा ले रहे हो। मतलब फॉर एग्जांपल मुझे पैसे की जरूरत है यार, पैसा कंपनी को दिया था, अभी डिविडेंड आने में टाइम है और मुझे अचानक कैश की जरूरत पड़ गई है, किसी भी वजह से, किसी भी वजह से कैश की जरूरत पड़ गई, मैं क्या करूंगा? मैं जाऊंगा उस मार्केट के अंदर, अपनी जैसे हम अपनी चीजें बेचते हैं, सेकंड हैंड कार, सेकंड हैंड कंप्यूटर और ये सब चीजें, मोबाइल वोबाइल, तो इसी तरह मैं उस मार्केट में जाऊंगा। जैसे मोबाइलों की मार्केट अलग है, गाड़ियों की मार्केट अलग है, फर्नीचर की मार्केट अलग है, इसी तरह शेयर्स की मार्केट भी अलग है। ठीक है ना? मैं उस मार्केट में जाऊंगा और मैं कहूंगा यार ये शेयर है, ये मैंने इतने में खरीदे थे, इतने में मैं बेचना चाहता हूं। तो कोई जाहिर है ये होगा कि फिर कोई कहेगा अच्छा ठीक है यार मैं खरीद लेता हूं इतने में ये शेयर, वो पैसे देगा, मैं उसको शेयर दूंगा, पैसे लेकर वापस आ जाऊंगा। तो वो जो वो मार्केट है ना, उस मार्केट को हम कहते हैं स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन एक चीज जहन में रहे, ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई हैं, एक चीज जहन में रहे कि जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज होती है ना, इनके शेयर्स वहां ट्रेड नहीं होते। उस मार्केट में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड नहीं होते, सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं। सिर्फ पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं, प्राइवेट के नहीं हो सकते। प्राइवेट के अगर आपने खरीदना बेचना भी है तो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के दरमियान ही काम कर सकते हो, आप तीसरे बंदे को बीच में इन्वॉल्व नहीं कर सकते। ऐसे ही बाहर से कोई बंदा आएगा यार प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैं शेयर खरीदता हूँ, और भाई कौन है भाई, कहां से आ गया? अगर आपको खरीदना बेचना भी है ना, तो आप मार्केट में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने फैमिली मेंबर्स या किसी दोस्त या किसी जानने वाले उसको ही आप ट्रेड कर सकते हो, उसी को खरीद बेच सकते हो, आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। समझ में आई सर बात? जिस तरह हम लोग सुनते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो इसका क्या हाँ मतलब होता है? हाँ,
स्टॉक एक्सचेंज की प्राइजेस नहीं बढ़ती, स्टॉक एक्सचेंज के पॉइंट्स बढ़ते हैं। ठीक है, पॉइंट्स का सिलसिला एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है। ठीक है ना, आप सुनिएगा मेरी बात। अब आपने ये पूछ ही लिया है, मैं अवॉइड कर रहा था, लेकिन चलो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैंने स्टॉक एक्सचेंज में भी काम किया हुआ है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में मैंने ऑडिट भी किया हुआ है, कराची स्टॉक एक्सचेंज में, तो मैं आपको बेहतर बता सकता हूँ। होता ये है कि फॉर एग्जाम्पल उस मार्केट में ना, जैसे गाड़ियों की मार्केट है, ठीक है, गाड़ियों की मार्केट के अंदर 200 गाड़ियों के सौदे हुए फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना, जिनमें से 50 गाड़ियां ऐसी थी जो प्रॉफिट में गई और 150 गाड़ियां ऐसी थी जो लॉस में बिक गई। उसकी प्राइस कुछ ज्यादा देने पर तैयार ही नहीं था, वो 150 गाड़ियां लॉस में बिक गई, 50 गाड़ियां ऊपर चली गई। तो मैं क्या कहूंगा कि यार ये जो मार्केट है, ये मार्केट के अंदर पॉइंट्स बढ़ गए कि कम हो गए? मुझे बताओ आप, मुझे क्या कहना चाहिए कि इस इन गाड़ियों की मार्केट के कम हो पॉइंट्स, गए। हाँ, क्योंकि 150 गाड़ियां लॉस पे गई हैं। और अगर इसके बिल्कुल उलट हो जाए कि 150 गाड़ियां प्रॉफिट में बिके और 50 गाड़ियां लॉस में बिके, तो अब मैं क्या कहूंगा, यार मार्केट तो इस दफा बड़ी तेज गई है ना? क्यों? क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा जनरेट हुआ है, लॉस कम जनरेट हुआ है। तो जब प्रॉफिट ज्यादा हो, लॉस कम जनरेट हो, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट हाई गई है, अप गई है। बिल्कुल इस तरह शेयर्स में भी होता है कि भाई मैंने एक शेयर लिया, चलो मैं कहता हूं 1 लाख रुपए का, से 1 लाख रुपए का शेयर लिया, ठीक है, मेरी कोशिश क्या होगी कि यार मैं शेयर 1 लाख से ज्यादा में बेचूं, जहां फंस जाए ग्राहक। लेकिन मुझे पता चलता है मार्केट में कि यार इस शेयर को तो कोई 90,000 से ऊपर में खरीदने को तैयार ही नहीं है, और मुझे है पैसों की जरूरत, तो मैं शाम तक इंतजार करता हूं, आखिर में मजबूरी में वही शेयर में 90,000 का बेच के आ जाता हूं। तो अगर फर्ज किया मार्केट के अंदर ज्यादा शेयर्स जो हैं वो 90,000 में ही बिके, लॉस में ही बिके, तो हम कहेंगे मार्केट में पॉइंट्स कम हुए। हर शेयर के पॉइंट्स होते हैं ना, तो मार्केट में पॉइंट्स कम हुए। और अगर ज्यादा बिक जाए तो मैं कहूंगा यार मार्केट तो बड़ी ऊपर गई है, मार्केट के पॉइंट्स बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादा कंपनीज को ज्यादा शेयर्स जो है वो प्रॉफिट में बिके हैं, पॉइंट्स कम हुए हैं मार्केट के अंदर और बढ़ गए हैं पॉइंट। ये चक्कर होता है। अभी समझ में आई बात आपकी? तो अगर किसी पाकिस्तान के दुनिया की किसी भी मार्केट में पॉइंट्स बढ़ रहे हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां प्रॉफिट्स हो रहा है, कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट में शेयर्स बढ़ रहे हैं। जैसे मैं एक कंपनी के शेयर ले जाके मार्केट में बेचूं और पता चले वो कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो कोई शेयर मुझसे प्रॉफिट में खरीदेगा? कहेगा भाई कंपनी तो लॉस में जा रही है, शेयर भी लॉस में बेचो। कंपनी प्रॉफिट में जाएगी, शेयर भी प्रॉफिट में बिकेंगे, कंपनी लॉस में जाएगी, शेयर लॉस में बिकेंगे। तो अगर किसी दुनिया की किसी मार्केट में शेयर्स प्रॉफिट में बिक रहे हैं, इसका मतलब है उस मार्केट के अंदर जो भी कंपनीज है ना, वो कंपनीज प्रॉफिट अर्न कर रही हैं, प्रॉफिट कमा रही हैं। जैसे पाकिस्तान में देख लो आप, शेयर मार्केट ऊपर जा रही है, इसका मतलब है कोरोना के बावजूद, कोरोना के बावजूद पाकिस्तानी कंपनीज ने प्रॉफिट्स अर्न किए हैं। प्रॉफिट अर्न होगा तो शेयर्स की वैल्यू खुद ब खुद बढ़ जाएगी, खुद ब खुद बढ़ जाएगी। भाई कंपनी प्रॉफिट में जा रही है तो शेयर भी प्रॉफिट में जाएगा, कंपनी लॉस में जा रही है शेयर भी लॉस में जाएगा। ठीक हो गई ये बात? ये सिलसिला, ये सारा सिस्टम समझ में आ गया? एक बड़ी इंपॉर्टेंट यस सर। बात, हाँ, इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसको जो कंपनी वाला चक्कर होता है ना, इसमें इन्वेस्टर और लोग, इन्वेस्टर को सेपरेट कंसीडर किया जाता है, जो बिजनेस ऑपरेटर्स होते हैं उनको सेपरेट कंसीडर किया जाता है। इसको कहते हैं डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। कंट्रोल किसके पास है? जो बिजनेस रन कर रहे हैं। ओनरशिप किसके पास है? जिनके पास शेयर्स है।
तो इसे कहते हैं सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, या दूसरी अल्फाज में डाइवोर्स ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, बात तो एक ही है। ठीक है सर बात जी। सर ये सेलिंग परचेजिंग में गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? किस में? ये अगर से पब्लिक हाँ, शेयर गवर्नमेंट को क्या खरीदती है। फायदा होगा? हाँ जी। गवर्नमेंट को क्या फायदा होना चाहिए, चलो आप बताओ भाई। देखो, गवर्नमेंट को फायदा होगा टैक्स की सूरत में। अगर एक चीज पर आप मुनाफा कमाओगे शेयर्स की सेली परचेजी में, ठीक है, तो प्रॉफिट अगर होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिलेगा ना। क्यों? कि गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीमेंट करती है प्रॉफिट्स पर, लॉस पर तो कोई टैक्स नहीं इम्प्लीमेंट करता। तो गवर्नमेंट टैक्स इम्प्लीमेंट करती है प्रॉफिट पर। तो जो भी कंपनी प्रॉफिट, सैलरी अर्न करेगी, इनकम अर्न करेगी, वो टैक्स देगी गवर्नमेंट को। तो अगर फॉर एग्जांपल देखो ना, मैंने 100 रुपए का शेयर खरीदा और उसको बेच दिया 110 रुपए में, तो 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ ना। तो भाई ये जो 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हुआ है ना, ठीक है, इस पे मैं गवर्नमेंट को एक खास रेट से टैक्स दूंगा। गवर्नमेंट को एक खास रेट से टैक्स दूंगा। ठीक हो गई बात। तो ये गवर्नमेंट को फायदा होता है। फिर गवर्नमेंट चाहती है कि यार हमारे मुल्क में बिजनेस ज्यादा से ज्यादा बढ़े। ज्यादा से ज्यादा बिजनेस बढ़ेगा तो ज्यादा से ज्यादा टैक्स भी जमा होगा, लोग भी खुशहाल होंगे, नौकरियां भी अवेलेबल होंगी लोगों को, अच्छी सैलरीज भी मिलेंगी। तो गवर्नमेंट चाहती है बिजनेस बढ़े। तो इसलिए गवर्नमेंट इस पब्लिक लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के कॉन्सेप्ट को बूस्ट करती है, इंक्रीज करती है कि भाई दुनिया में लोग हमारे मुल्क में आकर बिजनेस करें, इन्वेस्टमेंट करें, इन्वेस्टर से पैसा इकट्ठा करें, बिजनेस को रन करें, ऑपरेट करें। ठीक है ना? तो ये गवर्नमेंट को फायदा होता है। चलें, ठीक है, ये आज ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। एक दो चीजें रह गई हैं, वो मैं कल इंशाल्लाह इसको करके इसको वाइंड अप कर दूंगा। ठीक है, कल मैंने इसलिए इस क्लास इस टॉपिक को अगर मैं आधा छोड़ देता तो फिर मजा ना आता। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, बस कुछ एडिशनल चीजें हैं जो कि रह गई हैं। तो वो कल इंशाल्लाह ताला वो एडिशनल चीजें मैं आप लोगों को बता दूंगा, और इस तरह से इसको हम वाइंड अप करेंगे, फिर हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ जाएंगे। ठीक है जी। अली, यस आपने यस अटेंडेंस मार्क करनी है? यस सर, कर लिए। चलो ठीक है, ओके सर। एंड अल्लाह हाफिज जी। बोले? सर ये पाकिस्तान में एक और अदारा भी होता है ना जो ये करप्शन वगैरह को चेक करते हैं, उसका नाम नहीं याद आ रहा, पता नहीं, नैब? IGU। नैब? नैब भी था सर, एक और चार्ट अकाउंटेंट्स का होता है वो। आई कैप? यस सर, इसी तरह का था वो। इसी तरह का, देखो आई कैप है, मतलब या FMU है, फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट है, या नैब है, या FIA है। ठीक है, और तो कोई नहीं है ऐसा इदारा जो फ्रॉड को चेक करे, क्योंकि आई कैप का काम फ्रॉड चेक करना नहीं है। ठीक है ना? उसका पर्पस, उसका मकसद, उसकी मंजिल फ्रॉड नहीं है। ठीक है। ठीक है सर। सर इनका क्या काम होता है? ये जो वजीर खजाना था इसहाक डार, ये भी कहते हैं चार्ट अकाउंटेंट था, तो इनका क्या हाँ, काम होता है? इनका काम बेटा, जिस तरह एक कंपनी को चलाने के लिए लोग चाहिए होते हैं, इस तरह मुल्क को चलाने के लिए भी तो लोग चाहिए होते हैं ना। मुल्क में भी तो प्रॉफिट इकट्ठा करना होता है, एक्सपोर्ट बढ़ानी होती है, इंपोर्ट कम करनी होती है। ठीक है ना? तो वो, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी तो चला सकता है, मुल्क नहीं चला सकता। मुल्क चलाने के लिए आपको इकोनॉमिस्ट होना पड़ता है। जैसे आप ACCA कर लो,
एसीसी करने के बाद आप कहोगे जी मैं मुल्क चला लूंगा, तो क्या आपकी बात दुरुस्त मान लूंगा मैं? एसीसी का मुल्क से ताल्लुक नहीं है। हाँ, मुल्क चलाने के लिए वी नीड इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिक्स वाला जो बंदा होता है जिसने पीएचडी इकोनॉमिक्स में किया हुआ होता है, वो मुल्क को चलाता है, लेकिन वो कंपनी नहीं चला सकता। तो यहाँ उल्टा चक्कर था, गंगा उल्टी बह रही थी। ठीक है ना? यस सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज एंड अस्सलाम वालेकुम। सर आपकी इसकी रिकॉर्डिंग सर
वही तो मैं कह रहा हूँ ना। कहाँ है? अब ये कहीं गए हैं, देखें निकल गए हैं। अब निकले हैं। लेकिन मतलब ये है कि अगर सलार निकल गए हैं ना, तो बाकियों को भी इन मीटिंग नहीं होना चाहिए। नहीं होना। लीव करते हैं ना, एंड नहीं करते। अगर लीव करते हैं टीचर चला जाता है, अगर एंड करते हैं तो सारे खत्म हो जाते हैं। उन्होंने लीव किया होगा लीव उसमें। किया अगर हो ना, तो फिर लीव का मतलब टीचर चला गया, बाकी